प्यारे छात्र छात्राओं, उत्तराखंड पुलिस एसआई, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप सी, बंदी रक्षक इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आरसी एकेडमी देहरादून की ओर से ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट को जो है हिंदी माध्यम में आरसी एकेडमी के विशेषज्ञों द्वारा हल किया गया है, जिससे आप उत्तराखंड चयन आयोग के किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए भाई, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कि क्रिया जो है, क्रिया का होने का तरीका या क्रिया का होने का ढंग या क्रिया के होने का स्थान, इसको कहते हैं क्रिया की विशेषता। जैसे इसने कहा है वह धीरे से बोलता है, तो जो उसका बोलने का जो ढंग है या उसका बोलने का तरीका क्या है, वो धीरे से है। जबकि अगर हम इसको देखेंगे कि वह काला कुत्ता है, तो ये कुत्ता जो है संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये संज्ञा है यहाँ पे, है ना। ये आपके विशेषण है, सॉरी, काला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। रमेश तेज धावक है, तो ये भी जो धावक है, वो जो धावक है उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे क्या, अगर इस तरीके से होता है कि रमेश तेज दौड़ता है, तो उसका दौड़ने की जो है रीति बताता है, यहाँ पे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है यहाँ पे। परंतु ये जो है यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे सत्यवाणी सुंदर होती है, तो यहाँ पे भी कोई क्रिया नहीं हो रही, तो क्रिया की कोई विशेषता नहीं होगी। तो वह धीरे से बोलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। तो क्रिया विशेषण क्या होगा इसमें, धीरे से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अमीय का पर्यायवाची शब्द होगा। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जैसे अगर आप विष की बात करो, तो विष का मतलब होता है माहूर या जहर। विष का मतलब क्या होता है? विष का मतलब जहर होता है। अगर आप सुधा की बात करोगे, तो सुधा का मतलब क्या होता है? पीयूष होता है। क्या होता है? पीयूष हो सकता है, या फिर आप सोम बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं, जैसे सोम रस नहीं बोलते, तो पीने का मतलब है ना, पीने से मतलब है, इसी को अमीय भी बोलते हैं। अगर आप मधुप की बात करोगे, तो मधुप का मतलब होता है भौरा। मधुप का मतलब क्या होता है? भौरा होता है। और अगर आप अग्र की बात करोगे, तो सॉरी, यहाँ पे अग्र नहीं होगा, यहाँ पे आम्र होगा। ये जो है यहाँ पे आम्र है ना। तो आम्र का मतलब होता है, आम्र का मतलब आम से होता है ना। तो यहाँ पे जो है अमीय का पर्यायवाची पूछा गया, अमीय के दूसरे कौन से अर्थ होते हैं? तो सुधा जो है इसका बिल्कुल सही है। सुधा, पीयूष, सोम जो है अमीय के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? तो आप लोग ध्यान देना, पवनसूत, अंजनीपुत्र और मारुति, ये सब के सब जो है हनुमान के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? हनुमान के पर्यायवाची है। जबकि अगर विनायक की बात करें, तो विनायक जो है गणेश का पर्यायवाची है। किसका? गणेश का। तो आप लोग ध्यान देना, इसको पूछा जा सकता है कि विनायक किसका पर्यायवाची है, तो विनायक गणेश का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आप लोग ध्यान देना कि जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इनकी हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी रचना है। जो ये हिम तरंगिणी है, इसके लिए क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में, कि जो हिम तरंगिणी है 1955 में यानी कि 1955 में इन्हें हिंदी साहित्य में जो है साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1955 में। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परोक्ष का अर्थ क्या होता है। परोक्ष का अर्थ होता है जो आँखों के सामने ना हो, है ना। परोक्ष का अर्थ क्या होता है? जो आँखों के सामने ना हो। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो आंखों के सामने हो। तो परोक्ष का विलोम क्या होता है? विलोम का मतलब उल्टा, यानी कि इसका विपरीत क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो पहले कभी ना हुआ हो। तो जो पहले कभी ना हुआ हो, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व को कहते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु।
तो किसी के पास दूसरे की वस्तु रखी, दूसरे की वस्तु, आप लोग इनके मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि परवर्ती का मतलब क्या होता है। परवर्ती का मतलब होता है बाद में होने वाला, बाद में होने वाला, इसको कहते हैं परवर्ती। बपौती, बपौती का मतलब होता है कि जो बाप या पर आप बोल सकते हो बाप या दादा, है ना, बाप या दादा की जो संपत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, बपौती कहते हैं, है ना। अगर आप थाती की बात करोगे तो थाती का मतलब क्या होता है, थाती का मतलब हो सकता है आपका धरोहर, बोल सकते हो आप, थाती को बोल सकते हैं धरोहर, है ना। और आपका वर्तिका का मतलब क्या होता है, वर्तिका का मतलब होता है दीपक, तो दीपक या दीप बोल सकते हो आप लोग। तो इसका मतलब किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को आप धरोहर भी बोल सकते हो, थाती भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर जो है सी सही है, थाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है भाई कि यहाँ पे क्या आएगा, सत्य और अहिंसा का भीषण संबंध होता है, या सत्य और अहिंसा का विकट संबंध होता है, या सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध होता है, या सत्य और अहिंसा का निकट संबंध होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सी सही आंसर होगा कि सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध होता है। ये सही होगा, ये ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, नहीं तो समझ में तो आपको कुछ भी आ जाएगा इसमें, है ना। इसलिए जो है ये ग्रामर के हिसाब से ही सही होना चाहिए। तो सत्य और अहिंसा का क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई भ्रम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई असत्य नहीं है और कोई संदेह नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे कि इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इसका डी आंसर सही होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो भाई आप लोग ध्यान देना, ये कामायनी सबको ही पता होगा जयशंकर प्रसाद की है, लहर भी जयशंकर प्रसाद की है और आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है। ये तीनों के तीनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, कि वाक्य किस प्रकार का है। देखिए भाई, आपने वाक्य बताना है कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या होता है, सरल वाक्य। मतलब जहाँ पे जो है एक काम करने वाला होता है और एक काम होता है, वहाँ पे क्या होता है, सरल वाक्य होता है। परंतु जब दो सरल वाक्यों से मिलाकर कोई वाक्य बनाया जाता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य भी हो सकता है और मिश्रित वाक्य भी हो सकता है। तो आप लोग ध्यान देना कि जहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका और आ गया, क्या आ गया, और आ गया, तथा आ गया, अथवा आ गया, है ना, या फिर आ गया आपका किंतु आ गया, परंतु आ गया, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। परंतु जहाँ पे क्या होता है, की हो गया, जो हो गया, आपका सो आ गया, है ना, तो जहाँ पे ज्यों आ गया, तो जैसे ही ये चीज़ें जो है यहाँ पे वाक्य के बीच में आ जाती है, दो सरल वाक्यों के बीच में आ जाती है, वहाँ पे क्या होगा, मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पे की आया है बीच में, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। तो सी वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। इनमें से कौन सा संचार का तत्व है। तो आप लोग ध्यान देना भाई, जो ये संचार होता है, मीडिया वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, तो मीडिया वाले टॉपिक को भी हिंदी के सिलेबस में रखा गया है यहाँ पे यूकेएसएससी वालों ने। तो यहाँ पे जो है संचार के जो तत्व होते हैं वो टोटल 7 तत्व होते हैं संचार के। एक होता है संचारक, एक होता है कूटीकृत, है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक होता है संचारक, दूसरा होता है कूटीकृत, है ना, और एक होता है आपका संदेश, यहाँ पे लिखा हुआ भी संदेश। एक होता है माध्यम, लिखा हुआ यहाँ पे माध्यम भी। एक होता है प्राप्तकर्ता, क्या होता है, प्राप्तकर्ता। और एक होता है इसके अलावा कूटानुवाद, कूटानुवाद लिखा हुआ यहाँ पे। और एक होता है लास्ट में प्रतिक्रिया। तो ये जो है 7 तत्व होते हैं संचार के। इनमें से आप लोग देखना, ये संदेश क्या होता है, इनके बारे में आपको बता दूं कि जो संदेश होता है वो होता है लिखने के बाद जो तैयार किया जाता है भाव, उसे कहते हैं भाव। जब लिखा जाता है तो भाव को लिखना कहते हैं कूटीकृत, और भाव को जब लिख देते हैं तो उसके बाद बनता है संदेश। माध्यम का मतलब होता है कि आप जो है भेज कैसे रहे, वो भेजने के लिए जो माध्यम है, जैसे रेडियो है, रेडियो के माध्यम से भेज रहे हो, या टीवी के माध्यम से भेज रहे हो, या संदेश या फ़ोन करके भेज रहे हो, या पत्र लिख कर भेज रहे हो, तो इसे कहते हैं माध्यम, है ना।
और प्राप्तकर्ता मतलब जो प्राप्त करेगा उसके बाद जो है वो क्या है, उसको पढ़ेगा। तो उसको पढ़ने के लिए जो भाव आएगा उसको कहते हैं कूटानुवाद, है ना। भाव को पढ़ना होता है कूटानुवाद। तो ये जो है संचार के जो तत्व है वो ये सभी है। इनमें से आंसर इसका जो है बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्षमा कीजिए। देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में जैसे आपके ए बी सी और डी लिखे हैं ना पीछे, वाक्य के पीछे, तो वाक्य जो लिखा गया है जैसे क्षमा कीजिए, तो इनमें से जो है ये पूरा एक वाक्य टाइप का बनाया गया है। क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने पटना जाना है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो इनमें से आपको देखना है कि मैं एक क्षमा कीजिए, अगर ये गलत है तो आपका ए आंसर सही होगा। अगर मैं कल नहीं जाऊंगा, अगर ये वाला गलत है तो आपका बी वाला आंसर सही होगा। अगर ये होगा क्योंकि मैंने पटना जाना है, अगर ये गलत है तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। और अगर सारे के सारे ये सही है तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, तब कोई त्रुटि नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहता है उत्तराखंड में। तो आप लोग देखना, क्षमा कीजिए ये सही है बिल्कुल, मैं कल नहीं जाऊँगा ये भी सही है, क्योंकि मैंने पटना जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें पटना जाना है, या फिर होना चाहिए था कि मुझे पटना जाना है ना। तो मैंने पटना जाना है, ये तो ग्रामर के हिसाब से थोड़ा गलत हो गया, तो इसलिए इसका आंसर जो है बिल्कुल सी आंसर सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो, ये कार्यालयी ज्ञापन पत्र में विभाग या कार्यालय का नाम कहाँ लिखा जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन पत्र में जो है विभाग का नाम जो है इस जगह पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे विभाग का नाम भी लिखा जाएगा यहाँ पे, और यहीं पे जो है ज्ञापन संख्या भी लिखी जाएगी, और यहीं पे दिनांक भी लिखा जाएगा। इसके दाएं और बाएं साइड कुछ नहीं होता, ये बीच में लिखा जाता है। और फिर इसके बाद जो यहाँ से जो है लिखना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से जो है नीचे जो है बाएं साइड यहाँ पे प्रेषिती का नाम आता है। क्या आता है यहाँ पे बाईं साइड जो है प्रेषिती का नाम आता है, और इधर जो नीचे दाएं साइड जो है यहाँ पे क्या आता है, प्रेषक का नाम आता है। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। प्रेषक का नाम भी पूछा जा सकता है, प्रेषिती का नाम भी पूछा जा सकता है। तो जो लिखा जाता है ये सारी चीज़ें, है ना, कहाँ पे, कार्यालय ज्ञापन पत्र में, है ना, उसमें जो ये सारी चीज़ें लिखी जाएगी, उसके नीचे की तरफ को अगर दाईं साइड देखोगे तो प्रेषक का नाम होता है, और अगर बाईं साइड देखोगे नीचे तो प्रेषिती का नाम होता है। और अगर आप जो है ऊपर देखोगे तो ऊपर बीच में जो है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे बीच में ऊपर जो है यहाँ पे कार्यालय का नाम भी होगा, ज्ञापन संख्या भी होगी, और दिनांक भी हो सकती है। तो कार्यालय का नाम भी पूछा जा सकता है, ज्ञापन संख्या भी पूछी जा सकती है कि कहाँ पे लिखी जाती है, और दिनांक भी पूछी जा सकती है कहाँ लिखी जाती है। तो बीच में ऊपर आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। न 3 में न 13 में का अर्थ है ना। तो न 3 में न 13 में का अर्थ क्या होता है, तो बहुत उपयोगी, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का ना होना। तो इसका डी आंसर सही है। जो न 3 में न 13 में होता है उसको कहते हैं किसी काम का ना होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सुमित्रानंदन पंत विख्यात है। तो सुमित्रानंदन पंत जो है भक्तिवादी कवि है, या प्रगतिवादी है, छायावादी है, या वीर रस कवि है। तो यहाँ पर देखना, भक्तिवादी कवि का कब से कब तक था। तो जो भक्ति काल का जो समय था ये 1350 से लेकर और 1650, या कहीं कहीं पे 1660 भी होगा लिखा हुआ थे। और ये भक्ति काल के जो कवि होते थे, ये जैसा आपका संत कबीर था, सूरदास था, तुलसीदास थे, आपके मीराबाई थे, रस खान थे, ये भक्ति काल के कवि थे सब, है ना। इसके बाद अगर प्रगतिवाद की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो जो प्रगतिवाद था ये 1937 से लेकर और 1945 तक चला था लगभग, है ना। कहीं पे 1937 से 1944, कहीं 1936 से 1943 भी होता है दिया हुआ। और इस काल के जो प्रगतिवाद काल के जो कवि थे, जैसे आपने जो नागार्जुन का नाम सुना होगा, त्रिलोचन का नाम सुना होगा, ये जो है प्रगतिवादी कवि थे। और अगर आप छायावादी कवि की बात करोगे, तो छायावादी जो काल था ये काल लगभग जो है 1920 से लेकर और 1937 तक चला। और इस काल के जो कवि थे आपके, जैसे सुमित्रानंदन पंत है ना, सुमित्रानंदन पंत हो गए आपके। सुमित्रानंदन पंत के बाद महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, ये सब छायावादी कवि थे, है ना। अगला ये अगर आप वीर रस कवि की बात करें तो वीर गाथा काल की बात कर रहा है। तो जो वीर गाथा काल है ये सबसे पहला और सबसे प्राचीन काल माना जाता है हिंदी साहित्य का। तो ये लगभग जो 1000 से लेकर और 1350 ईस्वी तक चला था। और इस काल में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंद्र बरदाई हो गए,
आपके स्वयंभू हो गए, जगनिक हो गए, तो ये इस काल के कवि थे, है ना। जैसे आपका पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, तो ये वीर गाथा काल के कवि थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो अयोगवाह को कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो अयोगवाह है वो एक तो होता है अंग, है ना, और एक होता है आह। ये अयोग, इनको कहते हैं हिंदी वर्णमाला का अयोगवाह। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है। क्योंकि आप लोग जब हिंदी वर्णमाला देखते हो तो अ से लेकर और आउ तक, है ना, कहाँ से लेकर, अ से लेकर और आउ तक जो है हिंदी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। 11 स्वर है मुख्य रूप से, और इनके बाद अंग और अह आता है, और इसके बाद क ख ग घ हिंदी वर्णमाला के क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। इसलिए जो है अयोगवाहों को हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के बीच की क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान देना, जो द्विगुण व्यंजन होते हैं ये कौन से होते हैं, ड और ड होते हैं। इनके नीचे जो ये वाले जो बिंदे होते हैं ये इनकी पहचान है, आप लोग ध्यान देना। और हिंदी वर्णमाला में कितने द्विगुण व्यंजन होते हैं, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हिंदी वर्णमाला में केवल 2 द्विगुण व्यंजन है, एक है ड और एक है ड, है ना। तो इनको ध्यान रखना, इनके नीचे के जो 2 बिंदे लगे होते हैं यही पहचान है। देखो इसमें बिंदे नहीं लगे हैं, इसमें भी नहीं लगा, ये पॉफ, ये तो ये इसकी बात करेंगे तो ये नवीन विकसित ध्वनि में आता है ना। इसके नीचे भी बिंदे नहीं लगे, केवल इसके नीचे लगे हैं बिंदे, तो यही हिंदी वर्णमाला के क्या है, द्विगुण व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के 10 भेद होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 13 स्वर होते हैं, उसमें अंग और आह को भी देखा जाता है। अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आया कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो कुल स्वर कितने होते हैं, 13। अगर ये बोलेगा हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, या फिर हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, सिंपल भी बोलेगा तो कितने स्वर होते हैं, फिर 11। और अगर ये बोलेगा हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर अगर बोलेगा तो कितने स्वर होते हैं, 10। क्योंकि यहाँ पे जो है जो री होता है, री को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी में मूल या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? भाई देखो, उच्चारण के आधार पर जैसे स्वरों की बात करते हैं 11 स्वर होते हैं, संख्या 11 होती है, परंतु अगर इनके भेद देखें तो 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, और एक इसके अलावा होता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के इन्हीं दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या 2 मात्राओं के समय से अधिक लगता है, वैसे 2 मात्राओं का ही बोलते हैं, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं ना। जैसे आप मूल स्वर देखें, और 1 मात्रा का समय किस में लगता है, ओ में लगता है, छोटी ई में लगता है, छोटा ओ में लगता है और री में लगता है। तो ये हिंदी वर्णमाला के क्या है, मूल या ह्रस्व स्वर है। इसके अलावा जितने भी स्वर है वो दीर्घ स्वरों में आते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, और ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे संबंधित है? तो देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मछली जो है जल में रहती है ना। तो चिड़िया कहाँ रहती है? तो चिड़िया के लिए मैक्सिमम क्या है, मछली की तरह तो आकाश है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए आंसर हो जाएगा, आकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भेड़ मटन तो हिरन का क्या होगा, है ना। भेड़ का मटन है तो हिरन का क्या होगा? तो भेड़ का जो मटन होता है, तो भेड़ का जो मांस होता है उसे मटन कहते हैं। तो हिरन के मांस को क्या कहते हैं? तो हिरन के मांस को कहते हैं बेनिजन। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो अगर यहाँ पर विषम शब्द बोल रहा है, विषम शब्द का मतलब यहाँ पे जो है कोई विषम संख्या से नहीं है। विषम शब्द का मतलब है कि जो सबसे अलग होगा। तो 4 किसी प्रकार से समान है, बाकी एक अलग है। जैसे यहाँ पे पत्र बोल रहा है, स्पीड पोस्ट बोल रहा है, SMS बोल रहा है और मनी ऑर्डर बोल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मनी ऑर्डर की बात करें तो ये पत्रकारिता से संबंधित है, और एक मतलब पुराना माध्यम है ना। आप ये भी देखोगे स्पीड पोस्ट, तो ये भी पुराना ही माध्यम है, और पत्र भेजने का जो तरीका वो भी अपने आप में पुराना है। परंतु SMS को देखोगे तो ये आधुनिक माध्यम है, क्योंकि इसको जो है फ़ोन से भेज सकते हैं हम, मोबाइल से, है ना। तो ये जो है आधुनिक माध्यम है पत्रकारिता के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। X और Y भाई है, RY का पिता है, ST का भाई है और X का मामा है।
तो टी का आर से क्या संबंध है। देखिए डायग्राम से जो ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, तो एक्स किसका भाई है, वाई का। तो एक्स वाई का भाई है, तो जो भाई है उसके लिए हम प्लस कर देंगे जो पुरुष है, और महिला के लिए माइनस कर देंगे। आर वाई का पिता है, और जो आर है वो किसका पिता है, वाई का। तो आर हो गया वाई का पिता। आगे कह रहा है कि एस टी का भाई है, जो एस है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो जो एक्स का मामा होगा वो एक्स के माँ का भाई होगा, है ना। तो कह रहा कि एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो जो एस है वो किसका भाई है, टी का भाई। तो एस जो है टी का भाई है, और जो टी है ना, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, और एक्स का ये मामा है ना, एक्स का मामा है। इसका मतलब ये टी कौन है, एक्स की माँ है, और एक्स की माँ है तो ये दोनों भाई बहन है, एक्स और वाई भाई बहन है। तो टी और आर कौन होंगे, पति पत्नी होंगे। तो टी मतलब आर की पत्नी हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि टी का आर से क्या संबंध है, जो टी है वो आर का क्या लगता है, तो टी आर की क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो टी जो है आर की क्या है, पत्नी हो जाएगी। तो बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। तो बीते कल, देखो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लें तो जैसे हमने आज बना दिया, ये हो गया आज, है ना। और बीते कल से पहले, तो ये हो गया आपका कल, है ना, ये हो गया कल। और बीते कल से पहले बोल रहा हूँ बुधवार, तो बीते कल से पहले क्या हो जाएगा, बुधवार। तो ये हो गया यहाँ पे बुधवार। तो जब बीते कल से पहले बुधवार था तो आज क्या होगा, फिर आज मतलब जो कल है, कल क्या था, बृहस्पतिवार था, और आज क्या हो जाएगा, आज शुक्रवार हो जाएगा, और आने वाले कल क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, है ना, शनिवार हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो कह रहा कि रविवार कब आएगा, तो रविवार कब आएगा, तो आने वाले मतलब आज जो है शनिवार है, तो आने वाले कल के बाद अगला दिन, तो इसका सी सही होगा। आने वाले आज शुक्रवार है, तो आज के कल जो है शनिवार होगा, कल शनिवार के बाद जो है रविवार होगा। तो आने वाले कल के बाद अगले दिन जो है क्या आएगा, रविवार आएगा। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, तो ऊपर से मोहन का स्थान 7वां है और नीचे से 26वां है, और नीचे से उसका स्थान जो है 26 है, 26वां है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र, जब इस तरीके से होगा, ऊपर से और नीचे से होगा, स्थान किसी का भी दिया हुआ या दाएं से और बाएं से होगा दिया हुआ, तो आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। तो 7 और 26 को आप जोड़ दो, तो 7 और 26 कितना होगा, 33, और लास्ट में जो है इनमें से एक माइनस कर देना, तो ये 32 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर इसका सही है, 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद लागू किए गए। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का संविधान जो पूरी तरीके से लागू हुआ वो कब हुआ, 26 नवंबर 1950 को। पूर्ण रूप से जो भारतीय संविधान लागू हुआ वो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, परंतु भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, है ना। तो इस दिन जो है भारत के जो संवैधानिक निर्माता थे उन्होंने भारत के 16 अनुच्छेद जो है लागू कर दिए थे। सारे के सारे इसलिए लागू नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि 26 जनवरी 1930 को, है ना, क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को भारत के लिए जो है पहली बार तिरंगा जो है रावी नदी के किनारे फहराया गया था, और उस दिन जो है भारत को स्वतंत्र देश भी घोषित किया था, है ना, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने। इसलिए संवैधानिक निर्माताओं ने कहा कि 26 जनवरी 1930 को ही क्या है हम सारे अनुच्छेद लागू करेंगे, और इस कारण जो है 26 नवंबर 1930 को केवल 16 अनुच्छेद ही क्या है लागू किए गए थे। तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। किस आपातकाल को रोकने के लिए संसद में प्रावधान लाना पड़ता है। जब आपातकाल एक बार लग जाता है तो उसे रोकने के लिए संसद में प्रावधान लाना पड़ता है। तो ये वित्त आपातकाल है। आपको पता हो कि वित्त आपातकाल बहुत ही भयानक आपातकाल है। जब भारत में जो है अभी तक वित्त आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत में अब तक वित्त आपातकाल
कितनी बार लगा है, तो 0 बार लगा है। और यही क्वेश्चन जो है आप राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आ जाता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक जो है 3 बार लग चुका है ना। राष्ट्रपति शासन का नहीं पूछेगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो है किसी भी राज्य में जब संवैधानिक सरकार विफल हो जाती है तो ये बार बार लगते रहता है, तो इसकी संख्या नहीं पूछेगा, ये कभी भी कितनी भी बढ़ सकती है जल्दी, है ना। तो इसलिए जो है पूछेगा तो वित्त आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल का पूछेगा। तो वित्त आपातकाल अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रीय आपातकाल वित्त आपातकाल ऐसा आपातकाल है जिसको जो है समाप्त करने के लिए संसद में प्रावधान लाना पड़ेगा। अभी तक भारत में लगा नहीं 1 बार भी। अगला क्वेश्चन देखता है 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाल नियोजन पर प्रतिबंध की चर्चा की गई है? तो देखिए भाई, अनुच्छेद 21 दे रखा है यहाँ पे, अगर ये ऑप्शन में, तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो याद रखना आप लोग, इनमें से कोई सा अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 21 में। अनुच्छेद 22 देखोगे तो अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी में संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी में संरक्षण। तो गिरफ्तारी या फिर निरोध भी लिख सकते हैं यहाँ पे, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, है ना। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, है ना। क्या है? दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, है ना। ये किस में है? अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल नियोजन पर प्रतिबंध। तो इसका आंसर जो है डी आंसर बिल्कुल सही है। बाकी 21, 22 और 23 भी आप लोग ध्यान रखना, कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तैराक एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 5 घंटे में पूरी करता है तथा वापस आने में 7 घंटे का समय लेता है। यदि प्रवाह 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो मतलब धारा का प्रवाह 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो तैराक का वेग स्थिर जल में क्या होगा? देखिए, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसमें जो यहाँ पे समय होगा दिया हुआ धारा की दिशा में जाने में और धारा के वापस आने में कितना समय लगता है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे 7 + 5 और अपॉन में 7 - 5। ऊपर दोनों को जोड़ दोगे और नीचे दोनों को माइनस कर दोगे, और जो धारा का प्रवाह होगा यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, जितना भी होगा दिया हुआ इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको सॉल्व करना, 7 और 5 12 और बटे कितना हो गया? 7 और 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 4। 7 में से 5 गया तो 2 और इंटू 1, है ना। तो इसके 2 से भाग दोगे तो 2 × 6 = 12, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जो स्वाली का युद्ध है वो अंग्रेज़ों के और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, और ये स्वाली जो है सूरत में पड़ता है, सूरत के नज़दीक पड़ता है, यानी कि गुजरात में पड़ता है। और इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेना है उनका नेतृत्व जो है कैप्टन बोस्ट ने किया था। कहीं कहीं पे कैप्टन बेस्ट भी होगा लिखा हुआ यहाँ पे। तो जो ये कैप्टन बेस्ट थे या कैप्टन बोस्ट थे, इन्होंने पुर्तगालियों को यहाँ से पराजित किया, और इसके बाद जो है 1613 में इन्हें स्थायी कारखाना लगाने का जो है अनुमति मिली थी गुजरात में, है ना, सूरत में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? तो देहरादून का जो वाडिया संस्थान है वो भू विज्ञान से संबंधित है। याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और कई बार यही क्वेश्चन आता है कि वाडिया संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो कन्याधन योजना जो है गौरा देवी के नाम से है, क्योंकि इस योजना के तहत क्या है भाई, जैसे मतलब BPL परिवार की जो कन्याएं हैं, या फिर आप SC और ST की बात कर सकते हो, SC और ST की कन्याएं हैं, है ना, जो क्या है 12वीं पास कर देगी। तो 12वीं पास के बाद जो उन्हें जो है सरकार की तरफ से जो है 50,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। यही जो है कन्याधन योजना है, जो गौरा देवी के नाम से चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। किस अधिकार के मामले में राज्यपाल को राष्ट्रपति से अधिक शक्ति प्राप्त है? तो एक भाई विशेषाधिकार आता है और एक विवेकाधिकार आता है। विशेषाधिकार, विवेकाधिकार, या विशेषाधिकार और विवेकाधिकार दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विवेकाधिकार है उसमें राज्यपाल को राष्ट्रपति से अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि विवेकाधिकार के मामले में जैसे कोई विधानसभा में कोई विधेयक पारित किया जाता है तो राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल उसको जो है या तो स्वीकृत कर सकता है, या फिर स्वीकृत करने के अलावा जो है उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर उस पर अनुमति रोक देगा, और या फिर वो जो है अपना जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति के पास जो है विचार के लिए भेज देगा। तो ये 4 शक्तियाँ प्राप्त है, जबकि राष्ट्रपति को क्या है
3 शक्तियाँ प्राप्त है ना। राष्ट्रपति क्योंकि किसी के पास भेज नहीं सकता, या तो उन्हें जो है सिग्नेचर करके अनुमति देनी पड़ती है, पुनर्विचार के लिए रोक देना पड़ेगा, और या फिर उसको जो है सीधे रोक लगानी पड़ेगी, जबकि राज्यपाल को जो है 4 शक्तियाँ प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो जो सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो सभ्यता है भाई, है ना, इसके ऊपर जो मूवी भी आई थी एक ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बने होते थे, है ना, और बहुत पुरानी सभ्यता थी, ख़त्म हो गई थी एक बार बीच में, अब इसकी जो है खुदाई करके पता लगा है ना, तो इसमें जो है ये ईंटों के बने होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो भाई आप लोग ध्यान देना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक जो खुदाई थी उसके जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। परंतु इसके अलावा आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे सबसे पहले खुदाई कब की थी और किसने की थी? तो 1921-22 में जो है सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, है ना, और इसकी खोज जो है किसने की थी? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, है ना, ये आप लोग याद रखना, कौन? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी, सबसे पहले खुदाई की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में जो शूद्र का उल्लेख मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है। आप लोग ध्यान देना, ऋग्वेद में जो टोटल जो ऋग्वेद में कुल मंडल है वो कितने हैं? 10 मंडल है। और यही क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? तो सूक्तों की संख्या है 1028। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग ध्यान देना, इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज किया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो भाई जो हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, इनको जो है कुणिक कहा जाता था, क्योंकि इनका जो कुणिक है ये बचपन का नाम था। क्या था? बचपन का नाम था इनका कुणिक। और जो अजातशत्रु है ये किसके पुत्र थे? बिंबिसार के पुत्र थे, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार के। इनका बचपन का नाम बोल देगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हर्ष वंश के किस शासक का बचपन का नाम कुणिक था, या अजातशत्रु का बचपन का नाम क्या था? तो कुणिक था, इसीलिए इन्हें कुणिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। किसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? देखिए भाई, जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो टोटल जो है 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, और ये चारों के चारों बौद्ध संगतियाँ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी। तो जो पहली बौद्ध संगति थी ये जो है राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। और जो ये पहली बौद्ध संगति है ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और ये जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो दूसरी बौद्ध संगति है, ये दूसरी बौद्ध संगति जो है कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये हुई थी कालाशोक। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और अगर आप तीसरी बौद्ध संगति की बात करोगे तो तीसरी बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये 251 ईसा पूर्व में जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अशोक के शासनकाल में जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो चौथी और अंतिम बौद्ध संगति हुई थी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। और ये कुंडल वन कहाँ पड़ता है? कुंडल वन पड़ता है कश्मीर में। और ये जो है 1 ईस्वी पूर्व में हुई थी, मतलब ईसा शताब्दी में ही हुई थी, है ना, जब ईस्वी शुरू हुई थी। और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, राजा कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरी बौद्ध संगति, तो दूसरी बौद्ध संगति जो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये वही मोहम्मद गौरी है भाई जिन्होंने जो है तराइन का युद्ध लड़ा था। एक तो 1191 में लड़ा था, है ना, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और एक 1192 में लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसमें जो है ये हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और इसमें इनकी 92 में इनकी क्या हुई थी? जीत हुई थी, है ना, और पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें पराजित हुए थे। तो ये जो मोहम्मद गौरी है ये किस वंश से थे? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सन्स बनी वंश के जो है ये शासक थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42।
तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए। तो तुगलकनामा के जो रचनाकार है वो अमीर खुसरो है। और जो अमीर खुसरो ने इन्होंने तुगलकनामा में क्या लिखा था ये भी पूछा जा सकता है। तो जो इनकी तुगलकनामा थी इसमें इन्होंने अपने समय की जितनी भी क्या थी इनकी घटनाएं थी, मेन घटनाएं थी जो उनको वर्णित किया था अमीर खुसरो ने तुगलकनामा में, है ना। तो ध्यान देना, अपने समय की घटनाओं को लिखा था। अगला क्वेश्चन था 43। किस सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? देखो, खालिसा भूमि लिखेगा या कहीं कहीं पे जो है आपके पास खालसा भी होगा लिखा हुआ। खालसा या खालिसा भूमि जो है एक ही चीज़ है। तो ये समझना इसका मतलब कि खालिसा भूमि क्या होती थी, जो क्या कहते हैं राज परिवार होता था, या तो वो इसको खर्च करती थी या फिर सैनिक या फिर युद्ध के लिए। तो ऐसे मतलब जो आपके सैनिक से संबंधित या फिर राज कार्यों से संबंधित जो कार्य होते थे उसमें जो है खालिसा से जो खालिसा से जो टैक्स मिलता था इनको ये उसमें यूज किया जाता था, है ना, राजकीय कार्यों से संबंधित, है ना। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने अपने शासन में जो है खालिसा के ऊपर जो है लगभग खालिसा के तहत 50% से अधिक भी जो क्या भूमि से जो उपज होती थी उस पर 50% से भी अधिक क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। और इनके समय जो है खालिसा की भूमि से जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, सबसे ज़्यादा जो है इनके शासनकाल में हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन लिखता है 44। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग है उन्होंने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। और जिस समय इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो है ये तुगलक वंश का शासन चल रहा था। और जो तुगलक वंश है इसके जो शासक थे उस समय वो कौन थे? नासिरुद्दीन शाह थे। नासिरुद्दीन शाह थे। और जो नासिरुद्दीन शाह है इन पे जो है तुगलक वंश का जब तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था उसके बाद जो है तुगलक वंश लगभग जो है समाप्ति की ओर ही ढल गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है? देखिए भाई, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है इसमें अगर मैं जीडीपी के हिसाब से आपको बताऊं तो जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए जीडीपी के हिसाब से, है ना, तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका अमेरिका। कौन आता है? अमेरिका। यूएसए जो है फर्स्ट नंबर पे है। इनकी जीडीपी जो है 21.4 है ना। इसके बाद चीन आता है सेकंड नंबर पर। चीन की जीडीपी जो है 14.1 है। थर्ड नंबर पर आता है जापान, 5.1% पे जापान है। और चौथे नंबर पर आता है जर्मनी, है ना। जापान तीसरे नंबर पर है और जर्मनी आता है चौथे नंबर पर। जर्मनी की जीडीपी है 3.8%। और जो पांचवा नंबर आता है किसका? भारत का। तो भारत की जो जीडीपी है वो है 2.9%, है ना। जबकि भारत के बाद इंग्लैंड भारत से पीछे है और फ्रांस। इंग्लैंड छठे नंबर पर है और फ्रांस जो है सातवें नंबर पर है। तो भारत का स्थान कौन सा इसमें? पाँचवा है। ध्यान रखिए, अगला में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? तो छिपी हुई बेरोजगारी वहाँ होती है जहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्षमता जब ज़्यादा होती है और कार्य कम करते हैं, यानी कि क्षमता से कम कार्य करते हैं, तो वहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी होती है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है इसमें, है ना। तो इसका ए आंसर जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो जो भारत में सबसे पहली जो सूती मिल लगी थी, वैसे तो सबसे पहले जो है 1851 में लगी थी मुंबई में पहले। उससे पहले भी 1818 में कोलकाता में लगी थी, वो सफल नहीं हुई थी। 1851 में मुंबई में लगी थी, वो भी सफल नहीं हुई थी। फिर जो है 1854 में जो लगी, 1854 में कहाँ लगी है? ये सफल लगी थी मुंबई में, है ना। 1854 में मुंबई में लगी थी और यहाँ पे काम जो है 1856 में शुरू हो गया था। तो आप लोग ध्यान देना कि भारत में जो पहला सूती वस्त्र मिल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? मुंबई में। और कब लगाई गई थी? 1854 में। तो ये 1854 भी आप याद रखना, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? तो जो नील दर्पण के लेखक है वो दीनबंधु मित्र है। जो ये दीनबंधु है इन्होंने नील दर्पण की स्थापना जो है कहाँ की थी? 1860 में जो है ढाका में की थी। ये भी ध्यान रखना आप लोग, कहाँ की थी? ढाका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से
रेल बजट कब प्रारंभ हुआ? तो रेल विभाग के लिए जो पृथक रूप से रेल बजट जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो है संयुक्त रूप से जो है रेल बजट भी और आम बजट भी क्या है साथ ही होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही आंसर है। जो ये आत्मीय सभा है, इसी आत्मीय सभा का नाम जो है बाद में 1828 में, आपको पता होगा, इसका नाम ही बाद में क्या रखा गया था? ब्रह्म समाज, है ना। तो ब्रह्म समाज भी इसका ही नाम रखा गया था। तो याद रखना कि ब्रह्म समाज का नाम पहले क्या था? तो आत्मीय सभा था, जिसकी स्थापना 1815 में की थी और बाद में 2828 में जो है इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्म समाज नाम दिया गया था इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक संघ, इम्पोर्टेंट है भाई, भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ की स्थापना की थी और कब की थी ये भी पूछा जाता है। तो 1905 में की थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो आप लोग देखना, भारतीय समाज का जो मूल अधिकार होगा, है ना, मूल अधिकार जो है वो क्या है? ये फंडामेंटल राइट है, हमें जो ये अधिकार देता है कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, नागरिकों को जीने के अधिकार, है ना। और मूल कर्तव्य क्या होता है कि हमारे जो कर्तव्य है वो क्या क्या है? जैसे हमें जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, है ना, राष्ट्रीय धरोहर को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। तो और अगर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का मतलब है हमें कि जो है भारत में रहना है तो भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। विदेश जाएंगे तो वहाँ यहाँ की नागरिकता समाप्त करके विदेश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है कि ये राज्य करेगा कि राज्य जो है अपने यहाँ पे क्या क्या नीतियाँ लागू करती है और क्या क्या करनी चाहिए, तो नीति निर्देशक तत्व है। तो जो नागरिक है, संविधान के अंग समाजवादी व्यवस्था जो है कहाँ हो सकती है? जहाँ पर नागरिकों का क्या है? कर्तव्य है, यानी कि मूल कर्तव्य। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? जो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, क्योंकि जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करता, राज्यसभा का अध्यक्ष करता तो राज्यसभा का अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर राज्यसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें से किसी एक को चुना जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी नहीं कर सकते। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं कर सकते, है ना। तो बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति पर है वो महाभियोग का आरोप या महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है ना। वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और कितने सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है? 4 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। और फिर जो है जिस सदन में 1/4 सदस्यों के द्वारा जो है 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, और जिस सदन में भी 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा फिर वहाँ पे जो है 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या करना होता है? उसको पारित करना होता है। और जब वो पारित हो जाएगा तो फिर दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में जो है 14 दिन की पूर्व अनुमति के बाद जो है उसे फिर दूसरे सदन में भी 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या करना होता है? पारित करना होता है, और तब जाके पूरी तरीके से पारित माना जाता है ना। तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसको ध्यान रखना आप लोग, किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और इसको कहाँ रखा गया है? तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59।
राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो आप सभी को पता ही होगा, जो राज्यपाल है वो राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि राज्य में अगर सरकार विफल हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए सरकार के साथ तो राष्ट्रपति को सूचना कौन देता है? राज्यपाल ही देगा। हालांकि जब राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्यपाल ही क्या करता है? राज्य में शासन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया है? तो जो ये दुर्गापुर इस्पात कारखाना है, ये सबसे पहले तो आप लोग ध्यान देना कि ये है कहाँ पे है। ये पश्चिमी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। और ये कब लगाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, कब लगाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ये लगाया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1956 से 1961 तक जो है ये चली थी। और इस पंचवर्षीय योजना के तहत पश्चिमी बंगाल में ये दुर्गापुर इस्पात कारखाना लगाया गया था। और ये जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना है ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र ढोल को कब राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? तो 2015। तो इसको ध्यान रखना, इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन नंबर 63। राज्यपाल को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? अगर हम अनुच्छेद 153 की बात करें तो 153 में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? राज्यपाल होगा, है ना। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 154 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, है ना, किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। क्या कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। और अनुच्छेद 156 में है कि जो क्या कहते हैं, अनुच्छेद जो 56 है इसमें राष्ट्रपति की पदावली है। 156 में क्या है? राज्यपाल की पदावधि या फिर आप जो है कार्यकाल बोल सकते हो, कार्यकाल भी बोल सकते हो ना, अनुच्छेद 156 में। और अनुच्छेद 159 में क्या है? अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल का प्रतिज्ञान, है ना। आप प्रतिज्ञान बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, इसको शपथ बोल सकते हो। शपथ या प्रतिज्ञान एक ही चीज़ होता है ना। तो अनुच्छेद 159 के तहत जो है राज्यपाल को क्या है? शपथ दिलाने का क्या है? प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 164। राज्य गठन के समय उत्तराखंड में कितनी तहसीलें थी? तो जब उत्तराखंड राज्य बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय उत्तराखंड में जो है 49 तहसीलें थी। और वर्तमान में उत्तराखंड में कितनी तहसीलें हो चुकी है? तो 110 तहसीलें हो चुकी है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। उत्तराखंड राज्य के छठे राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के छठे राज्यपाल पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो पहले पूछ सकता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें राज्यपाल भी पूछ सकते हैं। तो देखो अब तक जो है 8 राज्यपाल बने और आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं बने तो सबका क्रम जो है आपको ध्यान रखना। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रम से लगाने के लिए। तो जो पहले राज्यपाल थे वो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। पहले थे सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे राज्यपाल जो थे वो थे सुदर्शन अग्रवाल। कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे राज्यपाल थे BN जोशी। BN जोशी जो है तीसरे राज्यपाल थे। चौथे राज्यपाल थे मार्गरेट अल्वा। तो मार्गरेट अल्वा छठे थे। अजीज कुरैशी पाँचवें थे। कृष्णकांत पॉल जो है छठे थे। और बेबी रानी मौर्य सातवें राज्यपाल थे, है ना। और अगर आप लोग आठवें देखो तो अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जो है वर्तमान में जो है कौन से 8वें राज्यपाल है। और आप लोग ये भी ध्यान रखना कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मार्गरेट अल्वा थी। और ये कौन से नंबर की राज्यपाल बनी थी? चौथे नंबर की राज्यपाल बनी थी, है ना। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11। एक डी आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था इसको अनुसूची 11 में रखा गया है, तो इसको ध्यान रखना। और जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था भाई? तो इसको जो है 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 या 93 में जो है इसको जोड़ा गया था, है ना। और इसमें कितने विषय थे उस समय? 29 विषय जो है टोटल थे। ये भी आप लोग ध्यान देना, कितने विषय थे? 29 विषय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं?
तो जो उत्तराखंड में अभी वर्तमान में नगर निगम है उनकी संख्या 9 है। कितनी है? 9। इससे पहले 8 हुआ करते थे, परंतु आप लोग ध्यान देना 31 दिसंबर 2021 को जो है एक नया नगर निगम जो है बना है उत्तराखंड में, वो बना है श्रीनगर, है ना। तो श्रीनगर नगर निगम बना है। तो आप लोग ध्यान देना, अब उत्तराखंड में जो है 8 नगर निगम नहीं है, कितने हो गए? 9 हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भाई उत्तराखंड का जो पहला समाचार पत्र था वो द हिल्स था। और आप लोग देखना जो द हिल्स है वो जो है 1842 में जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और ये जो है किसने स्टार्ट किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है कि द हिल्स समाचार किसने प्रकाशित किया था। तो जॉन मैकिनन, किसने किया था? जॉन मैकिनन ने जो है स्टार्ट किया था। इसे कहाँ से किया था? सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये जो है गाज़ियाबाद से जो है निकलता था, परंतु बाद में इसको गाज़ियाबाद के बजाय जो गाज़ियाबाद से जो है मसूरी शिफ्ट किया गया था। और बाद में मसूरी में जो है यहाँ पे जो है उत्तराखंड की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस भी किसने लगाई थी? इन्होंने, जॉन मैकिनन ने लगाई थी। और इन्होंने ही द हिल्स जो है मसूरी से सबसे पहले स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। हिमाचल के कितने ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं? तो जो हिमाचल प्रदेश है उसके कितने ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं? तो इसका आंसर है 3। इनमें कौन कौन से ज़िले करते हैं भाई? आप लोग ध्यान देना, एक ज़िला तो करता है किन्नौर, है ना। किन्नौर ज़िला ये ऊपर उत्तरकाशी वाले एरिया में पड़ता है। उसके बाद दूसरा ज़िला जो है आपका शिमला, है ना। शिमला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, शिमला ज़िला। और तीसरा जो इस यहाँ पर ज़िला है इनका सिरमौर ज़िला, है ना। सिरमौर ज़िले के बारे में सुना होगा, तो सिरमौर ज़िला जो है तीसरा ज़िला है। तो किन्नौर, शिमला और सिरमौर ज़िले, 3 ज़िले जो उत्तराखंड को क्या करते हैं? हिमाचल के स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ था? तो जो ये कुमाऊं कमिश्नरी है इसका गठन कब हुआ था ये पूछ रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब गोरखों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था 1815 में, तो 1815 के युद्ध में जो है गोरखों को पराजित किया था जब अंग्रेज़ों ने। उसके बाद इनमें क्या हुई थी? एक सिंगोली की संधि हुई थी, है ना। किसकी संधि हुई थी? सिंगोली की संधि हुई थी। और इस संधि के बाद क्या हुआ था कि कुमाऊं और गढ़वाल को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाया गया था। और इसी समय जो है कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था। तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ था? 3 मई 1815 को किया गया था। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था 72। 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण मिला था? तो ये जो अनिल प्रकाश जोशी है भाई, इन्हें 2020 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ये पर्यावरण से संबंधित है। ये क्या है? ध्यान रखना, पूछा जा सकता कि अनिल प्रकाश जोशी किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण के ही क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? हिमालयी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है लगभग 10,000 गाँवों को जो है प्रभावित किया है। और इन्हें इसी के कारण जो है इन्हें अभी जो है, अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में अनिल बलूनी को मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार मिला। कौन सा? मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार कब मिला उन्हें? 2021 में। और 2020 में कौन सा मिला था? पद्म भूषण। और किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ये कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसने किया था? जो ऊपरी गंगा नहर है, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे है? तो हरिद्वार में है, गंगा नदी पर ऊपरी गंगा नहर। और ये ऊपरी गंगा नहर है, इसका जो निर्माण किया था ये किसने किया था? वैसे यहाँ पर दिया हुआ है PV कटली, परंतु प्रोबी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा लिखने में। इसका नाम है प्रोबी कोटले। असली नाम क्या है? प्रोबी कोटले हैं। और प्रोबी कोटले ने जो है इस ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण कार्य है ये 1842 में शुरू हुआ था। और इसका कार्य जो पूर्ण हुआ था ये 1854 को हुआ था, है ना। 1854 को कार्य जो है क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। और शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1854 में, है ना। तो कहाँ पे? ये हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कपिलेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? देखो, एक कपिलेश्वर गुफा है। आप इसी कपिलेश्वर गुफा को कहीं कहीं पे कपिलेश्वर होगा लिखा हुआ है ना। वैसे ज़्यादातर जो है ये कपिलेश्वर होता लिखा हुआ, पर कपिलेश्वर है, ये कपिलेश्वर है। और एक गुफा होती है भाई कल्पेश्वर, है ना। एक है कल्पेश्वर।
तो कल्पेश्वर गुफा कहाँ पे है? कल्पेश्वर गुफा तो चमोली में है। और कपिलेश्वर गुफा कहाँ पे है? तो कपिलेश्वर गुफा है पिथौरागढ़ में। जो ये कपिलेश्वर गुफा और कल्पेश्वर गुफा, ये दोनों के दोनों ही गुफा किसको समर्पित है? शिव। तो ये शिव जी भगवान को ही समर्पित है दोनों, ध्यान रखना। एक पिथौरागढ़ में है कपिलेश्वर, और जो कल्पेश्वर है, ये कल्पेश्वर कहाँ पे है? चमोली में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? ये गुलाबी कांठा बुग्याल जो है घास के सुंदर मैदान है यहाँ पे, ये उत्तरकाशी में स्थित है, बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में खनन नीति कब लागू की है? तो ये खनन नीति भाई क्या है कि जो आपकी नदियाँ होती है ना, नदियों में क्या होता है, जो रेत होते हैं, रेत या फिर बजरी बोल सकते हो आप लोग, बजरी की जो खुदाई होती है, खनन होता है, उसी को जो है खनन नीति बोलते हैं, उसी से संबंधित है ये खनन नीति। और ये जो है उत्तराखंड में कब लागू की गई थी? 2001 में। तो डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 78। पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान देना भाई, जो पहाड़ का गांधी है वो किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है। इंद्रमणि बडोनी को जो है क्या कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है ना। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। और आप लोग जो है ये इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और अगर आप बद्रीदत्त पांडे की बात करोगे तो बद्रीदत्त पांडे को जो है कुर्मांचल केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर्मांचल केसरी। अगला क्वेश्चन था 79। वन्य एवं वन्य जीव का घर कहा जाता है? तराई क्षेत्र को, बाबर क्षेत्र को, शिवालिक क्षेत्र को, या हिमालय क्षेत्र को, है ना। ये जो है हिमालय क्षेत्र है, ये शिवालिक होगा, है ना यहाँ पे। तो भाबर क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? वन्य एवं वन्य जीव का घर कहा जाता है, क्योंकि भाबर क्षेत्र में जो है वन्य जीव विहार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वन्य जंगली पशुओं के लिए और वन्य जीवों के लिए जो है सबसे उपयुक्त क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। उत्तराखंड का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो जो उत्तराखंड का प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था तो 1815 में हुआ था। और कब किसने किया था? ये ब्रिटिश काल में हुआ था। कब हुआ था? ब्रिटिश काल में हुआ था। और तब से अब तक जो है उत्तराखंड में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए कि उत्तराखंड में गोरखाओं ने पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था, वैसे गोरखाओं ने 1812 में पहला भूमि बंदोबस्त कर दिया था। तो अगर आप गोरखाओं की बात करोगे तो गोरखाओं के लिए जो है यही आंसर आएगा। परंतु उत्तराखंड का प्रथम भूमि बंदोबस्त इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे ये जो है सफल नहीं रहा था, पूरी तरीके से ठीक से नहीं हो पाया था। इसलिए अंग्रेज़ों के टाइम में जो है रेगुलर जो भूमि बंदोबस्त हुए थे 1815 से अब तक जो है 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। इसलिए 1815 वाला ब्रिटिश काल का भी पहला भूमि बंदोबस्त यही माना जाता है, और उत्तराखंड का भी पहला यही माना जाता है 1815 वाला। हाँ, अगर गोरखाओं का स्पेशल पूछता तो 1812 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। केदार गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो केदार गंगा है भाई, ये जो है भागीरथी की सहायक नदी है। यहाँ पे जो है यमुना और भागीरथी, थोड़े से ऑप्शन जो है गलत हो रखे हैं। तो ये केदार गंगा जो है, केवल आप भागीरथी ही इसका आंसर लगाना। केदार गंगा भागीरथी की सहायक नदी है। और जो ये भागीरथी नदी है ना, इसमें कहाँ मिलती है ये केदार गंगा पहले कहाँ से निकलती है? तो केदार ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? केदार ताल से। इसका उद्गम स्थल पूछेगा अगर, केदार गंगा का उद्गम स्थल कहाँ? केदार ताल है। और कहाँ पे पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी में पड़ता है। और उत्तरकाशी के गंगोत्री में ही ये क्या है? भागीरथी से संगम बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। राजरंभा पर्वत कहाँ स्थित है? तो राजरंभा पर्वत जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए भाई, इसमें आप लोग 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि भारतीय वन अधिनियम, है ना, क्या ध्यान रखना आपको? भारतीय वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम 1865। पहले भारतीय वन अधिनियम जो है कब हुआ था? 1865 में। ये भारत का पहला वन अधिनियम है ना। तो वनों से संबंधित जो है पहला कानून कब बना था? 1865 में बना था। तो पहला भारतीय वन अधिनियम 1865 में हुआ था। उसके बाद भारत में जो है वन विभाग की स्थापना की गई थी उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तराखंड में जो है वन विभाग की स्थापना सबसे पहले जो है 1868 में की गई थी। कहाँ पे? कुमाऊँ में। तो कुमाऊँ में जो है 1868 में पहले वन विभाग की स्थापना की गई थी। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान देना, एक कुमाऊँ में पूछेगा तो 1868 में, और अगर गढ़वाल में पूछेगा तो 1869 में। 1869 में जो है गढ़वाल में 1869 में
गढ़वाल में जो है वन विभाग की स्थापना हुई थी। तो अगर ये पूछेगा कि उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो यही 1868 आएगा, कुमाऊँ वाला। कुमाऊँ में पूछेगा तो भी आंसर आपका यही रहेगा। और अगर गढ़वाल में पूछेगा तो 1869 में जो है गढ़वाल में किसकी स्थापना हुई थी, वन विभाग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पूछ रहा है। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी। अगर ये पूछेगा गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई, तो 1955 में हुई थी। और अगर इसी क्वेश्चन को पूछेगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, तो नेशनल पार्क के हिसाब से जो है 1980 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा आप लोग ध्यान देना, गोविंद वन्य जीव विहार का जो नाम है वो किसके नाम के आधार पर पड़ा था। तो आपने गोविंद बल्लभ पंत का नाम सुना होगा, तो गोविंद बल्लभ पंत है ना, गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जो है इसका नाम पड़ा है, गोविंद वन्य जीव विहार, है ना, इसको ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86, उत्तराखंड का जनसंख्या के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत में जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है। अगर साक्षरता के हिसाब से पूछेगा तो यही क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड में साक्षरता के हिसाब से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 17वां स्थान। तो दोनों ही चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड विद्युत, क्या है, उत्तराखंड विद्युत निगम, है ना, उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना जो है 2001 में हुई थी। और एग्जैक्ट डेट अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लोग ध्यान देना, 1 अप्रैल 2001 को जो है उत्तराखंड विद्युत निगम या फिर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88, टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो टिहरी बांध का जो डिज़ाइन है वो जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखना कि इसका निर्माण कार्य, है ना, जो टिहरी बांध है इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था। तो 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और इसका निर्माण कार्य जो है पूरा कब हुआ, तो पूरा कब हुआ ये, तो 2006 में जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। अगला क्वेश्चन देखता है 89, देवसारी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो ये देवसारी बांध है भाई, ये देवसारी बांध जो है चमोली में स्थित है। और ये किस नदी पर है, पिंडर नदी पर स्थित है। और पिंडर किसकी सहायक नदी है, पिंडर जो है अलकनंदा की ही सहायक नदी है ना, अलकनंदा की सहायक नदी है। कभी कभी एग्जाम में आता है पिंडर किसकी सहायक नदी है, तो अलकनंदा की सहायक नदी है। और इसी पर जो है देवसारी बांध बन रहा है। तो काफ़ी विवादों में है देवसारी बांध, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा भूकंप वाला इलाका है। देहरादून में रेशम विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो देहरादून में जो रेशम विभाग है इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो राज्य के जो बेरोजगार है, बेरोजगारों को ताकि रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके, तो इस कारण जो है देहरादून में रेशम विभाग की क्या की थी, स्थापना की गई है 2001 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य निर्वाचन आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष दुर्गेश जोशी थे। और अगर आप चंद्रशेखर भट्ट की बात करें तो अभी उत्तराखंड के जो है वर्तमान में जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है चंद्रशेखर भट्ट, और प्रथम कौन थे, दुर्गेश जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, तड़ाग ताल कहाँ स्थित है। तो ये तड़ाग ताल है ये अल्मोड़ा में स्थित है। और ये जो तड़ाग ताल है ये लगभग जो है 1 किलोमीटर जो है ये लंबा है, काफ़ी बड़ा ताल है। और लगभग जो है आधा किलोमीटर जो है ये ताल क्या है, चौड़ा है। तो ध्यान रखना ये तड़ाग ताल है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन होता है 93, चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो ये चतुरंगी ग्लेशियर है उत्तरकाशी में स्थित है। परंतु इसके अलावा इसमें जो है इसके सहायक ग्लेशियर भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है 2-3 ग्लेशियर जो है इसके साथ आते हैं जिनको इनका सहायक ग्लेशियर माना जाता है। तो चतुरंगी ग्लेशियर के जो सहायक ग्लेशियर है 3 ग्लेशियर, इनको आप लोग ध्यान देना। एक है सीता ग्लेशियर, इसके बाद एक है आपका सुरायल ग्लेशियर, और तीसरा है वासुकी ग्लेशियर। ये तो ये तीनों के तीनों किसके सहायक ग्लेशियर है, चतुरंगी ग्लेशियर के सहायक ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं है। कर मतलब यहाँ पे जो है टैक्स से मतलब है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना भाई, यहाँ पे जो बिस्वा है ये एक कोई कर नहीं है। तो ये आंसर वैसे इसका सही है, परंतु आप लोग जो है रहता कर
और इसके अलावा जो है शायर कर, ये 2 कर जो है ज़रूर आप लोग ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप सी के पेपर में 2-3 बार आ चुके हैं, पुलिस के पेपर में भी आ चुका है, आ सकता है। ये ये क्या कहते हैं, गोरखाओं के द्वारा लगाए जाते थे। तो ये जो रहता कर था, तो जैसे अंग्रेज़ों के गोरखाओं के डर से जो है जो गाँव छोड़कर जाते थे, है ना, गाँव छोड़कर जो भाग कर जाते थे, उन पर जो है रहता कर लगता था। और जो ये शायर कर है, ये शायर कर जो है सीमा शुल्क लगता था, है ना, सीमा कर था ये, है ना। तो इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि शायर कर क्या था और रहता कर क्या था। अगला क्वेश्चन है 95, गोरखा शासन काल में सीमा शुल्क क्या था। तो देखो अभी मैंने बताया था, तो जो शायर है ना, ये गोरखा शासन काल में क्या था, सीमा शुल्क था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 96 क्वेश्चन देखते हैं। पौरव राजवंश के गांव से कर लेने वाला अधिकारी था। तो जो पौरव राजवंश के जो गांव से लेता था, जो गांव से कर लेने वाला होता था, उसे क्या कहते थे, तो उसे जो है करिक भी कहते थे और उसको फुलवारिक भी कहते थे, है ना। तो ये आपका डी वाला सही होगा, ए और बी दोनों इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, पौरव वंश की तहसील इकाई को कहा जाता था। तो पौरव वंश की जो तहसील इकाई होती थी उसे पाठक कहा जाता था भाई। तो इसका आंसर जो है बी आंसर बिल्कुल सही होगा, पाठक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, कुमाऊं पर गोरखाओं के आक्रमण के समय नेपाल के शासक कौन थे। तो कुमाऊं पर जब गोरखा शासन हुआ तो उस समय नेपाल के शासक रण बहादुर शाह थे। परंतु इसके अलावा आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो 1790 में किया था, और उस समय कुमाऊं के जो राजा थे वो कौन थे, महेंद्र चंद्र थे। कौन थे, महेंद्र चंद्र। और इन्होंने कुमाऊं पर 1790 से लेकर और 1815 तक क्या किया, शासन किया था, सिंगोली की संधि तक, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, पैरा ओलंपिक, ये ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो भाई आप लोग ध्यान देना कि जो भारत है उन्होंने पैरा ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा आप लोग ध्यान देना कि इन्होंने 5 तो गोल्ड जीते हैं, ठीक है, 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। 8 जो है इन्होंने जो है क्या जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं। और इसके अलावा 6 जो है इन्होंने क्या जीते हैं, ब्राउन मेडल जीते हैं भारत ने, है ना, ब्राउन मेडल जीते हैं। और टोटल कितने हुए, ये टोटल हुए ये 19 मेडल। और 19 मेडल के साथ जो है इनका स्थान जो है 24वां स्थान था। ये भारत का सबसे बेस्ट अब तक का पैरा ओलंपिक में सबसे बेस्ट रिकॉर्ड रहा भारत का, है ना। तो 5, और ये भी पूछा ऐसा कितने गोल्ड मेडल जीते, तो 5, टोटल कितने मेडल जीते, तो 19 मेडल जीते। और स्थान कौन सा रहा भारत का, तो 24वां स्थान रहा पैरा ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, तो 100वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को 11वीं महारत्न कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। तो 11वीं महारत्न कंपनी के रूप में जो है पावर कॉरपोरेशन फाइनेंस को जो है लिया गया है। तो ये जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसकी जो है स्थापना भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी अभी इसको लिया है। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 16 जुलाई 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में, है ना, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान देना। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में अभी तक जो टोटल जो है 11 महारत्न कंपनियाँ हैं, और ये 11वीं और अंतिम महारत्न कंपनी अभी तक की।